नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मध्य प्रदेश में इन दिनों काफी ज्यादा सियासी माहौल देखने को मिल रहा है। साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है और साल 2023 मध्य प्रदेश के साथ साथ कुछ ऐसे 8 राज्य हैं जिनके लिए काफी ज्यादा अहम है। दरअसल आपको बता दें कि 9 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और यहाँ पर त्रिपुरा में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों शोरों से होना शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा यहां पर बीजेपी यहां पर निशाने पर बनी हुई है। पूरे ही विपक्ष के एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से दावे यहां पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर किए जा रहे हैं। पीएम पद की दावेदारी के लिए यहां पर देखा जाए तो विपक्ष की तरफ से ऐसे कई वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं जिन्हें आगे किया जा सकता है उम्मीदवारी के तौर पर। लेकिन ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन इससे पहले यहां पर बात की जाएगी न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से मध्य प्रदेश में किस तरीके से सीएम पद को लेकर गहमा गहमी मची हुई है बीजेपी और कांग्रेस में। और ऐसे में देखा जाए तो पहले से ही यहां पर बेहद बड़ा आगाज हो चुका है। देखा जाए तो हाल ही में हमने जो देखा कि जो तमाम पोस्टर्स वायरल होते हुए नजर आए उन पर गौर किया जाए तो यहां पर यही सामने आया कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे एक वक्त और आज प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं कमलनाथ, और उनको लेकर यहां पर पहले से ही दावा कर दिया गया है कि वह मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखा जाए यहाँ पर जो पोस्टर सामने आया उस पर लिखा नया साल नई सरकार। 1 जनवरी के दिन ही ये पोस्टर्स वहां पर राज्य में लगते हुए देखे गए हैं, जिस पर यहाँ पर यही लिखा कि कल को देने सुनहरा आकार आ रही है कमलनाथ की सरकार। इसके अलावा भी यहाँ पर और भी पोस्टर्स तेजी से वायरल हुए हैं जिस पर भी यहाँ पर नया साल नई सरकार, छटेगा अब अंधकार, आ रही है कमलनाथ की सरकार। देखा जाए तो कमलनाथ की सरकार को लेकर अहम दावे किए जा रहे हैं। दूसरी ही तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पर अहम रणनीतियां बनाते हुए नजर आए हैं ग्वालियर विधानसभा सीट को लेकर। तो फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर राजघराने से ताल्लुक रखने वाले और बीजेपी से युवा नेता उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर मांग उठना शुरू हो चुकी है कि सीएम पद के लिए उन्हें आगे किया जाए। ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया के खिलाफ यहां पर कांग्रेस की रणनीति बनना तय हो चुकी है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी भी यहां पर ऐलान कर चुके हैं कि साल 2023 में कैसे भी करके यहां पर जीत जो होगी वो कांग्रेस की होगी, सत्ता में यहां पर कांग्रेस ही आने वाली है। तो आज हमारे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से बातचीत करेंगे यहां पर राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में सबसे पहले हम राय लेना चाहेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी ऋतिक से, जो लगातार तमाम मुद्दों से जुड़ी हुई अपडेट्स आपको देते हुए नजर आते हैं। तो ऋतिक, सबसे अहम सवाल यही रहेगा कि यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च के महीने में ये बात कही थी कि साल 2023 जब आएगा उस वक्त जो चुनाव होंगे उसमें यहाँ पर बीजेपी ही जीत हासिल करेगी पूर्ण बहुमत से। 230 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर उन्होंने जीत का दावा किया। और अब राहुल गांधी मध्य प्रदेश में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब दावा किया था। और दूसरी ही तरफ कमलनाथ यहां पर पीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे रख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ग्वालियर को निशाना बना लिया है क्योंकि साल 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दिया उनके साथ 22 विधायकों ने भी दिया। तो वहां से जो जिस तरीके से देखने को मिला है कि कांग्रेस वहां पर कमजोर पड़ती हुई नजर आई। अब सिंधिया के अलावा वहां पर कोई ऐसा नामी चेहरा नहीं है जो कांग्रेस को मजबूत बना सके। तो आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी की इन चुनौतियों को देखते हुए सिंधिया यहां पर जीत दिला पाएंगे या फिर नहीं? देखिए, बड़ा सवाल ये उठकर आता है कि जैसा कि अभी आपने जिक्र किया अपनी प्रस्तावना में, मैं उसको पूरी तरीके से सुन रहा था। मैंने भी पोस्टर देखी कि नया साल नई सरकार, और साफ तौर पर ये तय है कि अगर कांग्रेस सरकार के पास चेहरा सिंधिया का भी होता है, क्योंकि सिंधिया कॉमन फैक्टर बन चुके हैं, सिंधिया के कुछ चाहते कि वो सीएम बने, तो यहाँ देखा जाए तो कमलनाथ सीएम बनना उनका तय है कांग्रेस की तरफ से। अगर बड़ी बात सामने निकल कर आती है कि अगर सिंधिया को मुख्यमंत्री बनना है और बीजेपी अगर मौका नहीं देती है तो वो कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। पहली बात, आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची, मध्य प्रदेश पहुंचने के बाद सिर्फ बीजेपी के एकलौते ऐसे नेता सिंधिया बन गए जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की, राहुल गांधी की तारीफ की। राहुल गांधी जमकर बरसे, उसके बाद भी सिंधिया ने कोई विशेष टिप्पणी नहीं की। तो आज सिंधिया कॉमन फैक्टर बन चुके हैं, वो चाहते हैं कि सीएम बने। अगर साफ तौर पर जो आपने तस्वीर अभी हमारे दर्शकों को दिखाई, उस तस्वीर में साफ तौर पर यह झलक रहा है कि सीएम बनना है तो यहाँ पर कमलनाथ को बनना है। तो बड़ी बात यह निकल कर आती है कि सिंधिया कहाँ भटक रहे हैं, सिंधिया का आधार स्तंभ क्या होगा, सिंधिया क्या मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर सिंधिया का मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा होगा? तो इससे बड़ी बात यही निकल कर आती है कि अगर सिंधिया कमलनाथ के साथ में अगर हाथ मिलाते हैं और जो अब 22 विधायकों का जिक्र किया, अगर वो 22 विधायक लौट कर आते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको लगेगा कि सिंधिया डिप्टी सीएम बन जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि
ये कयास भी लगाया जा रहा है कि सिंधिया अगर कांग्रेस में वापसी करेंगे तो 22 विधायक नहीं करेंगे, ये तय है। तो बड़ी बात यही है कि अगर यहाँ पर राहुल गांधी सिंधिया को निमंत्रण देते हैं तो स्वीकार करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर चेहरे की बात हो रही है तो कमलनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि यहाँ पर ऋतिक ने अपना जवाब दिया है, ऐसे में अब देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस की रणनीतियों के आगे क्या यहाँ पर बीजेपी का प्लान फ्लॉप होते हुए नजर आएगा। राय यहाँ पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी दीपक से कि उनका क्या कुछ कहना है। तो दीपक, आप भी बखूबी जानते हैं शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के चेहरे पर शायद ये चुनाव लड़े जा सकते हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके प्रभावित क्षेत्रों में जिम्मेदारियां दी जाएंगी और यहाँ पर उनके समर्थक जो मंत्री विधायक हैं उनके लिए टिकट बांटने का काम सिंधिया कराएगा। लेकिन राहुल गांधी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जिस तरीके से एक्टिव हो चुके हैं मध्य प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए, तो ऐसे में क्या वाकई में यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो आइडियाज हैं, मोदी, शाह और जेपी नड्डा के जो यहाँ पर प्लानिंग है, क्या वो रंग ला पाएंगे जिस तरीके से राहुल गांधी अब एक्शन में नजर आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बैठक बुलाई हाई लेवल की दिल्ली में, उस बैठक से यही नतीजे सामने आए हैं कि जिन जिले क्षेत्रों में यहाँ पर कांग्रेस कमजोर रही है वहां पर अब देखा जाए तो पहले से ही प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी चल रही है। तो क्या सिंधिया के गढ़ में पहुंचकर जिस तरीके से सेंधमारी करने के लिए कांग्रेस आगे बढ़ चुकी है, क्या यहाँ पर कांग्रेस कामयाब होगी या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ही? देखिए, कांग्रेस की अगर बात आ रही है तो कांग्रेस की तरफ से अब एक आधे चेहरे नहीं, कई सारे चेहरे सामने आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कांग्रेस के लिए इस बार चुनौती ये रहेगी कि उनके साथ अगर पिछले 5 सालों में देखा जाए कई बड़े बड़े मंत्री साथ छोड़कर गए जो अभी तक स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे थे, जिसमें हार्दिक पटेल थे, गुलाम नबी आज़ाद थे, सुनील जाखड़ थे, जितिन थे। यहाँ पर सारे बड़े मंत्री थे जो स्टार प्रचारकों की भूमिका निभा रहे थे। तो पिछली बार 2018 के हुए चुनाव और इस बार 2023 में होने वाले चुनाव में जमीन आसमान का अंतर होगा। अगर आप कांग्रेस की तरफ से गिनने जाएं तो उसमें से गिने चुने नाम आप उंगलियों पर गिन सकते हैं जो स्टार प्रचारक है, जिसमें पायलट, गहलोत, बघेल, राजीव शुक्ला, यहाँ पर तमाम बड़े मंत्री, जयराम रमेश, इन सबके नाम सामने आते हैं। लेकिन अगर बीजेपी की ओर जाते हैं तो वहाँ पर सांसदों की संख्या बीजेपी के पास ज़्यादा है, केंद्रीय मंत्रियों की संख्या ज़्यादा है उनके पास, मुख्यमंत्री उनके ज़्यादातर राज्यों में है। अगर वो चाहें तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी बुला सकते हैं, फडणवीस को भी बुला सकते हैं। तो ऐसे कई सारे राज्य हैं जहाँ से वो मुख्यमंत्रियों को भी बुलावा दे सकते हैं। अभी दिल्ली के एमसीडी चुनाव की बात कर लें तो वहाँ पर उन्होंने मुख्यमंत्री और सांसदों की फौज उतार दी थी। उनके पास स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कई सारे एक्टर, एक्ट्रेसेस, चाहे निरहुआ की बात कर लें, ऐसे कई बड़े चेहरे भी मौजूद हैं जिसका फ़ायदा लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं वो सब उठाते नजर आते। गौतम गंभीर की बात कर ले तो इन सबको स्टार प्रचारक बनाकर भेजा जाता है ज़मीनी स्तर पर ताकि लोग कनेक्ट करें। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर सामने आते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर सवालात ये उठते हैं कि सिर्फ राहुल क्या काफ़ी रहेंगे, क्या सिर्फ पायलट काफ़ी रहेंगे, क्या सिर्फ प्रियंका काफ़ी रहेंगी, या खड़गे या सोनिया, ये तो हर बार उतरते हैं। कांग्रेस के लिए इस बार नया क्या होगा, कांग्रेस इस बार नया क्या उतारेगी जनता के सामने जिससे जनता वोट देना पसंद करे। बीजेपी के पास तो सिंधिया है, सिंधिया को अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ आगे कर सकती है। उन पर इस बार जिस तरीके से हमने जो देखा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहीं ना कहीं पीछे ही रखा जाएगा, लेकिन तमाम जिम्मेदारियां उन्हें जरूर दी जाएंगी। लेकिन फिलहाल देखा जाए कांग्रेस जिस तरीके से तमाम ऐसे नेताओं को आगे रखती हुई नजर आ रही है, हाथ से हाथ मिलाओ अभियान की शुरुआत होने वाली। प्रियंका गांधी वाड्रा मध्य प्रदेश फिर से पहुंचने वाली है, भोपाल की तरफ वह रुख करेंगी। और दूसरी ही तरफ भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट हम सभी ने देख लिया कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच की दरार मिट चुकी है, वह काम करते हुए नजर आ रहे हैं, एक्टिव हो चुके हैं। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट की भी वहाँ पर हमने जिस तरीके से एंट्री देखी, तो कहीं ना कहीं सिंधिया के लिए यहाँ पर जो प्लानिंग प्लॉटिंग बनाई जा रही है उनके गढ़ के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, तो यहाँ पर देखा जाए बीजेपी की अब आने वाली रणनीतियों पर गौर किया जाए तो क्या कुछ हो सकते हैं। गुजरात मॉडल को ध्यान में रखते हुए चुनाव लड़े जाएंगे इस बार। देखिए, गुजरात मॉडल को ध्यान में रखकर चुनाव लड़े जा रहे हैं तो एंटी इनकम्बेंसी का ध्यान उन्हें रखना होगा, जैसे जयराम ठाकुर के साथ हुआ, कहीं वैसा ही शिवराज के साथ ना हो जाए। और अगर भूपेंद्र भाई पटेल की तरफ देखें तो उनको बीच सत्ता में सत्ता दी गई थी, यानी कि 5 साल पूरे नहीं हुए थे तभी सत्ता दी गई थी विजय रूपाणी के बाद, जिस तरीके की चर्चा थी। तो वैसे ही शिवराज की अगर बात करें तो उन्हें भी 15 महीने बाद सरकार में आने का मौका मिला था। कांग्रेस के 15 महीने रहे थे, उस बीच जो कुछ भी उन्होंने किया, चाहे भ्रष्टाचार किया, चाहे अच्छे काम किए, सब गिनवाएंगे जनता के बीच। वो ये कहेंगे कि धोखेबाजों की ये सरकार थी, गद्दारों की ये सरकार थी। और राहुल गांधी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि जनता इस बात से परेशान है कि ये बिकी हुई सरकार है, जिसमें विधायक बिके हुए हैं, जिसमें मंत्री बिके हुए हैं, जिसमें सरकार के तमाम समर्थक बिके हुए हैं। ये सब दूसरे नेताओं के द्वारा खरीदे गए हैं, तब जाके सरकार बनी है और जनता इससे परेशान है। और जनता नहीं चाहती कि ऐसे आगे कभी फिर सरकार बने। जनता जिसको वोट दी थी वो थी कांग्रेस, जनता जिसको बहुमत के करीब लाई थी वो थी कांग्रेस, और सरकार जिसकी बनी थी वो कांग्रेस थी। लेकिन सरकार किसकी गिरी? कांग्रेस की। तो जनता फिर से सरकार कांग्रेस की ही बनाएगी, ये बात साफ कही थी उन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि इस बार साल 2023 में जो विधानसभा
विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जीत किसकी पक्की होगी? देखिए, जीत की अगर बात की जा रही है तो यहाँ पर बहुत क्लोज मुकाबला हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सपा पार्टी भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी का भी इंतजार करिए, बहुत दिनों में, बहुत जल्द वो भी ऐलान कर ही सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन चुकी है। कोशिश रहेगी सब सीटों पर ना सही कुछ सीटों पर उतरें, तो बहुत क्लोज मुकाबला होगा और हो सकता है कि यहाँ बहुमत से नहीं, गठबंधन से सरकार बनती नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि यहाँ पर दीपक ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर गठबंधन से सरकार बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस भी है। तो देखा जाए तो मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय मिति से हटकर होने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि साल 2023 में क्या वाकई में मोदी, शाह और जेपी नड्डा की रणनीतियां रंग लाएंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से यहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी जीत हासिल करेगी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर यही कहा था कि सिंधिया को तो सड़कों पर उतारने की बात कही थी कांग्रेस ने, लेकिन सिंधिया तो 22 विधायकों के साथ बीजेपी में आ गए और बीजेपी को जीत दिलाई। लेकिन कांग्रेस की सरकार, यहां पर कमलनाथ की सरकार, उनके अहम और घमंड की वजह से ही गिरी थी। आपकी इस पर क्या कुछ राय है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्या राहुल गांधी की रणनीतियां यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भारी पड़ेंगी या फिर नहीं? इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, ये हमें कुछ बोल रही है, और अगर हम उसको सुने बिना कुछ और काम करना शुरू कर दें कि भैया देखो यात्रा के बाद क्या होगा, तो एक प्रकार से ये जो हिंदुस्तान की आवाज है उसका अपमान है। तो मैं वो नहीं करना चाहता हूं। रही बात विपक्ष की, मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं, और वो मतलब वो क्लियरली हमें मालूम है। बट आज के हिंदुस्तान में कंपल्शंस भी होते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, दूसरे कंपल्शंस होते हैं। तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे, जो भी भारत को जोड़ना चाहता है उसके लिए खुले हैं, किसी को हम रोकने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, विचारधारा में सिमिलैरिटीज होती हैं। देखिए, नफरत और हिंसा और मोहब्बत में सिमिलैरिटी नहीं होती है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट चीजें हैं। मगर बहुत सारे लोग हैं, और उसमें से अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो रिश्ता तो है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल रिश्ता, और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है। आज तक से सुप्रिया क्या हुआ? आज तक से सुप्रिया यात्रा लेके चले हैं एंड इट्स अ सक्सेस, बट सरकार के फेलियर्स कितने नजर आए? बहुत सारे लोगों ने आपसे आके बातचीत किया, चाहे युवा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, आर्म फोर्सेस के जो लोग आए थे, चाइना के मुद्दे में बात करी, महंगाई का, महिलाएं आ रही बात कर रहे हैं। सो सरकार के क्या क्या फेलियर्स आपको मेजर जो है नजर आ रहे हैं इस पूरी यात्रा के दौरान? आपने मतलब 6-7 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में पूछ लिया। देखिए, सबसे पहले मेरा लक्ष्य हिंदुस्तान को एक ऑल्टरनेटिव विजन देने का है, ऑल्टरनेटिव दृष्टिकोण देने का है, एक नया तरीका देने का है। सरकार की कमियां हैं, उसमें मैं आपको बता सकता हूं, बेरोजगारी, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, नोटबंदी, गलत जीएसटी, चाइना, ये कमियां हैं, गलतियां की हैं। मगर मेरी अप्रोच यात्रा के साथ यह है कि हम हिंदुस्तान को एक सोचने का, जीने का नया तरीका देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप डिटेल्स चाहते हैं तो आप मुझसे पूछिए, चाइना के बारे में पूछिए, शायद आप वो ना पूछें, पता नहीं, बाकी चीजों के बारे में पूछ सकते हैं, बट ब्रॉडली ये है। पीटीआई भाषा से अनवरुल हक। हाँ, पता नहीं ये मतलब ये कहाँ है, ये मतलब दिल्ली में तो है ना हम, ये कहीं और बैठे हैं? ये भैया एआईसीसी ऑफिस है नहीं है? एआई अभी है ना?
अच्छा, हाँ, तो मुझे पता नहीं, मतलब मुझे तो लग रहा है भैया, पता नहीं मेरी दूसरी रियलिटी हो, आपकी दूसरी रियलिटी हो, मगर मुझे तो ये न्यू दिल्ली दिख रहा है। और कुछ एक, हाँ, नहीं, वो तो बहुत कैंपेन चलाते हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कैंपेन ही कैंपेन चलाते रहते हैं। मगर जो मैंने कहा, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और मैं इसको 99% बिलीव करता था, 100% बिलीव नहीं करता था, मगर अब मैं 100% बिलीव करता हूं कि सच्चाई को कोई भी कैंपेन, कितना भी पैसा नहीं छिपा सकता, नहीं मिटा सकता। तो ये मेरे लिए बहुत, मतलब, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। टीवी 18 से रवि सिसोदिया। और जैसे मैंने कहा, अभी कितने लगाए होंगे, 5-6 हजार करोड़ लगा दिए होंगे, थोड़े और लगाइए, कमी नहीं है पैसे की, डालिए और थोड़ा डालिए, लगाइए, कुछ असर नहीं पड़ता है। कांग्रेस, मैं आपको एक बात लिख के दे देता हूं अभी, कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को स्वीप करेगी, बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी, मैं आपको गारंटी करके, आप लिख लो और उस समय मुझे बता देना। मतलब अगर आप, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है कि वहां पे बीजेपी मतलब दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पे तो मैंने सोचा था कि महाराष्ट्र में, मतलब मैंने जो वहां कहा कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मध्य प्रदेश में तो टोटल अंडरकरंट था, मतलब तूफान आया हुआ है वहां पे। मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति जानता है कि बीजेपी ने सरकार को चोरी करके पैसा देके बनाया है, तो पूरा पूरा प्रदेश गुस्से में है। आप ऐसे करिए, लक्ष्मण सिंह जी से बैट कर लीजिए, शर्त लगा लीजिए, बड़ी शर्त लगाइए।